So this is our next part of Indian economy MCQ series और thank you so much for your lovely responses जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट किए थे कि फिर से सीरीज कंटिन्यू होनी चाहिए, तो हमने इसको कंटिन्यू किया। आज से आपको फिर से MCQs मिलेंगे, चाहे कंप्यूटर्स भी हमने स्टार्ट किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं MCQ सीरीज के वो देख सकते हैं। सो आज हमने कुछ और क्वेश्चंस लाए हैं। इसके बाद हम विल मूव टू द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अभी तो बेसिक ही हम कर रहे थे नॉर्मल, लेकिन ये भी आते हैं, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। लेकिन इसके बाद हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कि उसका थोड़ा लेवल अपग्रेड हो और आपको भी और सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको हमने इससे पहले भी इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू, जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है वो बेसिकली है क्या। इकोनॉमी में हमें बहुत जगह पे दिखने को मिलता है। ऑप्शंस आर ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, लो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया बिफोर 1991 रिफॉर्म्स, ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन 1970s, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। जो हिंदू ग्रोथ रेट है, क्या ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है? नहीं। क्या ये ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है? नहीं, इट्स नॉट। ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर है? नहीं। सो ये क्या है? बेसिकली हिंदू ग्रोथ रेट जो है ये है ऑप्शन बी इज द आंसर, लो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया बिफोर 1991 रिफॉर्म्स। जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उससे पहले इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत कम थी। इट वाज बिलो 4%, इट वाज अराउंड 3.7%। और हमारा एक इंडियन इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा है, उन्होंने 1978 में टर्म दी थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है जो 4% के ऊपर जा ही नहीं रही थी, 3.7% ही हमारी जो ग्रोथ रेट थी, एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट, तो बहुत कम मानी जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सबको अब याद रहना चाहिए, अब कभी इसके बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, इंडियन इकोनॉमी में क्या हुए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जिसमें हमारी बहुत सारी पॉलिसी शिफ्ट हो गया। चाहे लिबरलाइजेशन की हम बात करेंगे, हमें प्राइवेटाइजेशन की बात करें या ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। सो ऑप्शन बी हियर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने किया कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है जब को एग्जिस्टेंस होगा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा प्राइवेट सेक्टर भी होगा, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जहां पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होगा वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोली जाती है या मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। और जहां पे ज्यादातर रोल्स गवर्नमेंट का होगा उसको हम स्टेट इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिस्टिक भी बोला जाता है। इंडिया इज हैविंग द मिक्स्ड इकोनॉमी एंड ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। So here we are going to start a fresh batch of JKSSB. If you want to join our standard batch, चाहे ऑफलाइन आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, आप एनरोल कर सकते हैं। So you can join it. Okay. The primary objective of Green Revolution in India was, हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो आपको यहाँ पे कमेंट्स में बताना है। मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको प्रीवियस सेशंस में भी, और खासकर कंप्यूटर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स भी किए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या था ये यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे बताएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन किस ईयर में आया इंडिया में, ठीक है, और फोकस किन क्रॉप्स पे था वो भी आपको बताना है। सो ऑप्शंस यहाँ पे है, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज, रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी, क्या गरीबी, रूरल जो गांव की गरीबी है, देहाती गरीबी, उसको कम करना चाहते थे? क्या हम रूरल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते थे? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। हाँ, तो आपको कमेंट्स में ये लिखना है कि किस साल में आया और किन क्रॉप्स पे इस पे फोकस किया गया था और किन एरियाज पे जो ये है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट, राइट? सो ऑप्शन बी हियर इज द आंसर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, विच बॉडी रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स कौन देता है इंडिया में? ठीक है, ऑप्शंस आर हियर, आरबीआई, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है, क्या नीति आयोग देता है, सीएसओ एनएसओ देता है? तो बेसिकली ये इंडस्ट्रीज का इंडेक्स है कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है ना उसका क्या चल रहा है, किस तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसका जो इंडेक्स है कौन देता है हमें? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देता है, नीति आयोग या एनएसओ देता है?
एंड यस द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमारा जो पहले CSO होता था और हमारा NSSO होता था, इन दो को मर्ज किया गया 2020 में। ये आपको पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी में, ये भी एक मेजर एक स्टेप था। इन दो को मर्ज किया गया, CSO और NSSO को, और क्या बनाया गया? NSO बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया, NSO बनाया गया। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये MOSPI के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसके अंदर ये बॉडी आती है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और वही देता है क्या? IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इससे पहले CSO देता था। सो ऑप्शन सी हियर इज द आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है द टर्म कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स। जो कोर इन्फ्लेशन है वो क्या एक्सक्लूड करता है? हमने जब इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पढ़ा उस पर हमने MCQs भी किए, जिसने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, प्रीवियस सेशंस, वो आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जो कोर इन्फ्लेशन है वो किस चीज को एक्सक्लूड करती है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन कोर इन्फ्लेशन किनको बोलते हैं? कोर इन्फ्लेशन होती है वो इन्फ्लेशन जब हम इन्फ्लेशन महंगाई देखेंगे, लेकिन एक्सेप्ट टू थिंग्स। एक्सेप्ट क्या? कौन कौन सी चीजें हैं वो? एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल, या हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। जब हम खाने पीने की चीज और एनर्जी पे उसको एक्सक्लूड करते हैं, उसको छोड़ के बाकी चीजों पे महंगाई देखते हैं, उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। और ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। इंडिया में जब इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया गया तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। तो वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादातर इस्तेमाल करती है कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। इंडिया में क्यों सूटेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो है जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी जो खरीदना है बहुत ही कुछ मायने रखती है। जहाँ पे हम डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे एनर्जी की भी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो हम इन 2 चीजों को, जो कि मेजरली जो कंज्यूम करते हैं लोग, जो उनका जो इनकम है, मेजर पार्ट इनकम का इसी पे खर्च होता है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हुई हैं, वहां पे ऐसे लोग नहीं है जो खाने की वजह से मरते हैं या भूख की वजह से मर जाते हैं, यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन होता है, ऐसा वहां पे नहीं है। वो कंट्रीज देख सकते हैं कोर इन्फ्लेशन, वो उसके कोर इन्फ्लेशन के बेस पे पॉलिसीज बना सकते हैं। बट इन इंडिया, इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, दे शुड नॉट focus only on core inflation, they should not make their programs on the basis of core inflation data, क्योंकि ये ना ही फूड को कंसिडर करती है ना ही फ्यूल को कंसिडर करती है। लेकिन इंडियन पीपल के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों के लिए फूड एंड फ्यूल आर द 2 एसेंशियल आइटम्स, राइट? सो ऑप्शन बी हियर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ नीति आयोग रिप्लेस्ड। ये भी हमने किया, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 में आया था, मैंने आपको पढ़ा है, इसने रिप्लेस किसको किया? इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। और मैंने ये भी आपको बताया, प्लानिंग कमीशन ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो, कोई आर्टिकल डील करता है, और स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो किसी एक्ट के बेस पे, जो पार्लियामेंट में पास होता है एक्ट, उसके बेसिस पे बनाई गई हो। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, 280 आर्टिकल डील करता है फाइनेंस कमीशन के साथ। हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी पहले था लेकिन उसको भी एबॉलिश किया गया। RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और RBI स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक एक्ट के बेसिस पे बना हुआ है। जो NDC काउंसिल था, उसके बाद प्लानिंग कमीशन जब 5 ईयर प्लान बनाता था तो NDC काउंसिल के पास जाता था, लेकिन अभी फिर इनको एबॉलिश किया गया। हमारे पास अभी नीति आयोग है एज ए थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है प्लानिंग कमीशन कब बना था और NDC कब बना था। ये आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको इन डिटेल ये कराया है। सो ऑप्शन बी हियर इज द आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज द डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इज डन टू। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट सेक्टर्स में भी पब्लिक सेक्टर वो होता है ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। प्राइवेट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर हो गया किसी इंडिविजुअल की कोई चीज या किसी बिजनेस यूनिट का अपना प्राइवेट चीज है, लेकिन पब्लिक सेक्टर हो गया गवर्नमेंट की ओनरशिप जहां पे होती है। तो अगर गवर्नमेंट ओनरशिप में पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम क्या, डिसइन्वेस्टमेंट क्यों होती है? पहले आपको ये पता होना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होता है कि पैसे किसी चीज में लगाना, किसी चीज को खरीदना, उसमें पैसे लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट हो गई नहीं, वो चीज बेच देना, पैसे बाहर निकाला। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट। क्या फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने के लिए
या रेज रिसोर्स एंड एनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन, या नेशनलाइज इंडस्ट्रीज, या एनकरेज सब्सिडीज। जो मेन मोटिव होता है, गोल होता है बिहाइंड दिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो दिस अब इंक्रीज फिस्कल डिफिसिट, इसके लिए तो पता होना चाहिए आपको फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, ये जरूरी। मैंने आपको पढ़ा, जब हमने बजट पढ़ा, टाइप्स ऑफ उसमें डिफिसिट्स पढ़े, वो हमने अलग से पढ़े। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव ये क्या होता है फिस्कल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, वो भी हमने देखा। तो यहाँ पे जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं पब्लिक सेक्टर में, उसका मतलब है कि हमें क्या करना है, हम एक जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो गवर्नमेंट अपना पैसा वापस निकाल रहा है, वो चीजें बेच रहा है। किनको बेचेगा, आम लोगों को बेचेगा या बाकी प्राइवेट कंपनीज को बेचेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो रेज कर रहा है रिसोर्सेज। जब वो कोई चीज बेचेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट वर्ड है, तो वो क्या करेगा, रेज करेगा रिसोर्सेज, उसको गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, एनकरेज करेगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, सो ऑप्शन बी हियर, बी इज द आंसर हियर। The balance of payments BOP of a country includes, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या इसमें ओनली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स होता है? एक्सपोर्ट हो गया जब हम चीजें बेचते हैं, इंपोर्ट हो गया बाहर कंट्रीज को, जो इंपोर्ट हो गया जब हम बाहर से खरीदते हैं। तो क्या इसमें सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा? नहीं। क्या इसमें सिर्फ कैपिटल इनफ्लो होगा? नहीं। क्या इसमें सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा? और देखो आप ओनली वाला वर्ड जो है ना, ये रेस्ट्रिक्ट करता है चीजों को। तो ये ऑप्शंस तीनों गलत है। इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस होंगी। जितना भी कैपिटल इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, या जितनी भी हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होंगे ना, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के, गुड्स के भी और सर्विस के दोनों के, बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट जो ट्रांजेक्शंस हमारे बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। दोनों तरह की जो ट्रांजेक्शन है ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होती है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो ऑप्शन बी हियर इज द आंसर। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर मेंटेन्ड बाय, हमारा जो हमारी कंट्री का, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, फॉरेक्स है, उसको कौन मेंटेन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सभी, एग्जिम बैंक? क्या लगता है आपको? तो जो हमारा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसको आरबीआई मेंटेन करता है। हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है। विच 5 ईयर प्लान वॉज कॉल्ड रोलिंग प्लान? किस प्लान को, किस 5 ईयर, क्योंकि हमारे पहले 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, 12 5 ईयर प्लान आए थे 2017 तक, 2017 तक, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हुए थे, क्योंकि 2015 में ही हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, जो बनाता था 5 ईयर प्लान को, उसको एबॉलिश किया गया, नीति आ गया एज अ थिंक टैंक। तो विच 5 ईयर प्लान वॉज कॉल्ड रोलिंग प्लान? किस 5 ईयर प्लान को हम रोलिंग प्लान बोलते हैं? सो यस, 5th 5 ईयर प्लान, क्योंकि जनता गवर्नमेंट आ गई थी 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान लाए गए थे। ठीक है, सो ऑप्शन बी हियर इज द आंसर। हमने 5 ईयर प्लान्स इन डिटेल पढ़े थे, आपको पता होगा। रेपो रेट इज, रेपो रेट क्या होती है? हमने मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ी थी तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लेंड टू आरबीआई, या क्या वो रेट है जहां पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को पैसे देते हैं? लैंड करना हो गया देना, बोरो करना हो गया लेना। क्या कमर्शियल बैंक जब इसको देते हैं? नहीं, ये नहीं है। रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लेंड टू कस्टमर्स, नहीं, रेपो रेट का कस्टमर्स के साथ, आम लोगों के साथ कोई नाता नहीं है। रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, नहीं, आरबीआई तो पब्लिक के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। हम आम लोग जो होते हैं वो आरबीआई में अपना अकाउंट नहीं रखते हैं, बैंक्स के लिए वो बैंक होता है। तो रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, तो ऑब्वियसली बैंक जाता है आरबीआई के पास, बोलता है मुझे पैसे चाहिए, आरबीआई बोलता है ठीक है, मुझे आप 4% इंटरेस्ट पे दो, 4% इंटरेस्ट दो, मैं दूंगा। ये बोलता है मुझे 100 रुपीज चाहिए, बोलता है ठीक है, मुझे मैं दूंगा आपको 100, मुझे वापस जब करोगे ये लो, ये बोलता है ये लो 100 रुपीज, लेकिन जब आप मुझे वापस करोगे मुझे देना 104 रुपीज। ठीक है, और मुझे आप कोलेटरल रखो कुछ। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन लेता है बैंक, कमर्शियल बैंक किससे? आरबीआई से। और मैंने बोला आपको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं और नॉन शेड्यूल्ड होते हैं। शेड्यूल्ड वो होते हैं जो सेकंड शेड्यूल आरबीआई में मेंशन होते हैं। बैंकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो। In India, which tax is a direct tax? Obviously, it's income tax. Income tax is a direct tax. GST indirect tax है, और ये कब आया था?
ये भी मैंने आपको इन डिटेल कराया था। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जीएसटी कब आया था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, जीएसटी काउंसिल को कौन हेड करता है। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, कमेंट्स में आप आंसर लिखेंगे कि जीएसटी किस साल में आया था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है। ये 3 क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे। सो इन इंडिया विच टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, इट इज इनकम टैक्स। सो ऑप्शन सी, द FRBM एक्ट 2003 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो FRBM एक्ट है ना 2003 का, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें FRBM एक्ट जब लाया गया, इसने क्या बोला, सेंटर और स्टेट्स को क्या बोला, इसने क्या करना है, एम क्या है इसका, रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, इंक्रीजिंग सब्सिडीज। क्या लगता है आपको, सब्सिडीज इंक्रीज करता था? सब्सिडीज देता था क्या, या कंट्रोल करता था इन्फ्लेशन? FRBM एक्ट को लाया गया, इसने 2 चीजें बोली। 2 चीजें होती है, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट और दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इसने बोला फिस्कल डेफिसिट भी कम करो और रेवेन्यू डेफिसिट भी कम करो। अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, दैट मींस आप तो लोन ले रहे हैं फिर खुद को चलाने के लिए, सो दैट इज नॉट अ गुड पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट भी कम करो, तकरीबन 3% ऑफ जीडीपी लाओ, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट 0 होना चाहिए। सो इसका एम था टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। ये मैंने पढ़ाया आपको बजट के टाइम पे। सो ऑप्शन ए हियर इज द आंसर। विच इंडेक्स मेजर्स इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल, होलसेल लेवल पे कौन सा इंडेक्स मेजर करता है इन्फ्लेशन, महंगाई को? मैंने आपको 3 पढ़ाए थे, प्रोड्यूसर दिस इंडेक्स, और दूसरा मैंने बनाया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेस ईयर का कॉन्सेप्ट भी उस टाइम पे बताया था। और इसमें से कौन इंडेक्स मेजर करता है इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल? हाँ, कंज्यूमर लेवल पे तो सीपीआई करता है, प्रोडक्शन लेवल पे तो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स करता है, और डब्ल्यूपीआई जो करता है वो करता है होलसेल लेवल पे ये मेजर इन्फ्लेशन। होलसेल प्राइस इंडेक्स, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है। ठीक है, हाँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग आंसर करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स किए थे प्रीवियस सेशंस में, और उनके आंसर्स बिल्कुल सही थे, और मैंने उनको रिप्लाई भी किया था। मैं खुद मॉनिटर करती हूँ कमेंट्स को। होलसेल प्राइस इंडेक्स का आप मुझे बेस ईयर बताएंगे। और एक चीज ये है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या फर्क है, मेजर फर्क क्या है इसमें, क्या आप लोगों को पता है? ये सीपीआई में क्या होता है और डब्ल्यूपीआई में क्या मेजर डिफरेंस है? 2 मेजर डिफरेंसेस आप कमेंट्स में लिखेंगे, मैं एक बताऊंगी। डब्ल्यूपीआई में सिर्फ हम गुड्स लेते हैं इन कंसिडरेशन, लेकिन यहां पे दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लेते हैं, इसलिए हम सीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। डब्ल्यूपीआई में हम सिर्फ गुड्स लेते हैं, सीपीआई में दोनों गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इनमें और क्या डिफरेंस है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सो दिस इज एन असाइनमेंट। अगर आप लोगों को नहीं पता है इन क्वेश्चंस का आंसर, फिर इसका मतलब है आपको इंडियन इकोनॉमी फिर से पढ़नी चाहिए। सो ऑप्शन सी हियर इज द आंसर। ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया रेफर्स टू, ब्लू रेवोल्यूशन किसकी ओर रेफर करता है? इंडिया में ब्लू रेवोल्यूशन से क्या हुआ था? डायरी डेवलपमेंट हुई थी क्या, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी, टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो हुआ था, या फिशरीज डेवलपमेंट हुई थी? तो ब्लू मतलब वाटर, जहां पे भी ब्लू हमें दिखेगा तो उसका मतलब है वाटर। अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दैट इज वर्किंग ऑन ब्लू रेवोल्यूशन 2.0। ठीक है, क्योंकि हमारे फिशरी सेक्टर से बहुत एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, और दिस इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन ऑल्सो। इट्स द बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन न्यूट्रिशन। सो फिशरीज डेवलपमेंट में ब्लू रेवोल्यूशन डील करता है, राइट? ऑपरेशन फ्लड वाज रिलेटेड टू, ऑब्वियसली इट वाज रिलेटेड टू मिल्क। ये गलत है यहाँ पे, इट वाज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड वाज रिलेटेड टू मिल्क। इरिगेशन पे नहीं था, फिशरीज तो ब्लू रेवोल्यूशन है, वीट भी नहीं था, इट वाज रिलेटेड टू मिल्क। ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, इन इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय, इंडिया में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन रिकमेंड करता है? हमारी जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है वो फिर उसको अप्रूव करती है, लेकिन रिकमेंड कौन करता है? क्या नाबार्ड करता है? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में इसलिए बार बार आपको क्वेश्चन दे रही हूँ टू चेक योर नॉलेज। इससे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कितना प्रिपेयर है इस कंपोनेंट में, इंडियन इकोनॉमी में। जब हमने बैंकिंग सेक्टर पढ़ा तो मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए। नाबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये कमेंट्स में इसका आंसर देंगे।
क्या नीति आयोग रिकमेंड करता है, क्या नाबार्ड करता है, क्या आरबीआई करता है, सीएसीपी करता है रिकमेंड, फिर उसको अप्रूव करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एट द टाइम ऑफ सोइंग ही हम क्या बोलते हैं कि किस क्रॉप का क्या एमएसपी रहेगा, तो उससे क्या हो जाता है, उनको एक सिक्योरिटी रहती है फार्मर्स को। तो ये हमें रिकमेंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड करता है एमएसपी, फिर उसी को अप्रूव करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सो ऑप्शन सी हियर इज द आंसर। गिनी कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर। गिनी कोएफिशिएंट को हम किस चीज को मेजर करने के लिए, मैंने जब आपको क्लास में पढ़ाया था, मैंने ग्राफ्स के थ्रू भी पढ़ाया था आपको ये गिनी कोएफिशिएंट, और हमने इन डिटेल उस टाइम किया था। सो क्या मेजर करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं गिनी कोएफिशिएंट का, इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। जब हमने पॉवर्टी पढ़ा था उस टाइम मैंने गिनी कोएफिशिएंट का आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। सो यस, ऑप्शन बी इज द आंसर, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम गिनी कोएफिशिएंट को करते हैं मेजर। एक और क्वेश्चन है, डंपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड मींस। इंटरनेशनल ट्रेड में हम डंपिंग किसको बोलते हैं? आपने न्यूज में सुना होगा एंटी डंपिंग ड्यूटीज, यूजुअली चाइना रिलेटेड आता है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंडिया लगाता है चाइनीज गुड्स पे। तो डंपिंग क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड में? सेलिंग गुड्स एट हायर प्राइसेस अब्रॉड, importing goods at lower prices, selling goods abroad at prices lower domestic cost, exporting without license। डंपिंग क्या होता है? एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग फिर वो कंट्री लगाती, इंडिया चाइनीज गुड्स पे एंटी डंपिंग लगाता है, वो एक टैक्स है जिससे उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो डंपिंग क्या होता है? सेलिंग गुड्स अब्रॉड एट प्राइसेस बिलो डोमेस्टिक कॉस्ट। जो इनमें घर में कॉस्ट लगता है बनाने को, वहां पे जो कॉस्ट पे बेचते हैं उससे कम रेट पे बाकी कंट्रीज में भेजना, उससे क्या ये करते हैं, ये मार्केट ग्रैब करते हैं। मार्केट ग्रैब करने से क्या होता है, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है ना वो हर्ट हो जाती है, उनकी चीजें नहीं बिकती। फिर इंडिया क्या करता है, एंटी डंपिंग टैक्स लगाता है, खासतौर पे चाइनीज गुड्स पे एंटी डंपिंग टैक्स लगाता है। उससे क्या होता है, इनकी जो प्राइसेस है ना वो बढ़ जाती हैं, तो उससे टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, राइट? ओके, ऑप्शन C. The headquarter of WTO is located at। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गैट था वही WTO बना, तो इसका जो है हेडक्वार्टर कहां पे है? इट्स इन जेनेवा। ऑप्शन बी। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। अगर हम 2025 की बात करेंगे तो अगर हम 2025 की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अगर हम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू हम देखेंगे, अभी अगर हम 2025, 2024, 2025 का एज पर उसका रिपोर्ट देखेंगे तो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज वहां पे आंसर आता है। जो गवर्नमेंट लोन्स लेता है, बोरो करता है, बाकी लायबिलिटीज गवर्नमेंट की होती है, वो ज्यादातर होती है, ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मुद्रा स्कीम मेनली सपोर्ट्स। मुद्रा स्कीम किन के लिए आती है? ये आती है एमएसएमईज के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए नहीं होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं होती है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज के लिए नहीं होती है। दिस इज फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो ऑप्शन बी हियर इज आंसर। फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। फिलिप्स कर्व हमने देखा कि वो रिलेशनशिप किसके बिटवीन शो करता है? मनी सप्लाई एंड ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। And Phillips curve shows the relationship between inflation and unemployment, right? क्यों बार-बार? Which institution publishes Global Competitive Index? IMF, World Bank, World Economic Forum, UNDP। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो 1972 में बना है, आई थिंक। हाँ, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैसे जेंडर गैप ये है इंडेक्स है, रिपोर्ट है, वो भी देता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देता है, आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में ज्यादा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आता है। इंक्लूसिव ग्रोथ मेनली एम्स एट। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या एम होता है मेनली? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। क्या होता है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, एक्सपेंडिंग लार्ज इंडस्ट्रीज ओनली। क्या इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि बड़ी इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करना,
क्या एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, क्या फिस्कल डिफिसिट बढ़ाना, क्या इनइक्वालिटी और गरीबी को जो है रिड्यूस करना, कम करना, क्या लगता है आपको? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी में एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लूसिव मतलब जब हम सबको साथ लेके चलते हैं, जब इंडिया की ग्रोथ होगी लेकिन एक ट्राइबल की भी ग्रोथ होगी, एक पुअर सेक्शन की भी ग्रोथ होगी, जब मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं उनकी भी ग्रोथ होगी, डिफरेंट सेक्टर्स को साथ, डिफरेंट जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं हमारे उनको साथ लेके सारे लोगों की, फीमेल्स भी आगे बढ़ेंगी, ठीक है, मेल्स भी आगे बढ़ेंगी, तो इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसी को बोलते हैं। ये नहीं कि बस रिच पर्सन की इनकम ग्रो हो रही है बाकी ऐसे कैसे, उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं बोलेंगे। तो ऑब्वियसली जब हमारी इनकम कम, इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, पुअर्टी कम हो जाएगी, ठीक है, भेदभाव भी कम हो जाएगा, इनकम इनइक्वालिटी कम होगी और गरीबी कम होगी, उसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ से ये चीजें होती हैं। क्योंकि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, अभी जो हमारा टॉप रिच सेक्शन है वो 40% वेल्थ एज्यूम करता है अभी, और हमारी जो टॉप जो हमारे हैं 1% जो रिच है लोग, उनकी 22 अराउंड % जो है इनकम उनकी ही है। तो इंडिया में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सो ऑप्शन ए हियर इज द आंसर। सो इंडियाज फर्स्ट डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरीड आउट इन, इंडिया का सबसे पहला डिसइन्वेस्टमेंट कब किया गया था? सो ऑप्शंस आर डिफरेंट ईयर्स का यहाँ पे लिखा गया है, 1980, 81, 1991, 92, 1995, 96, 2000 एंड 2001। तो ये किया गया था ऑप्शन बी, ओबियसली जब एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991, 1992, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, फिस्कल डेफिसिट किस के बराबर होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, वो ऑप्शन ए देखिए ना, वो टिक करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग अलग होती है ना, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या, ये मैंने पढ़ा है आपको इन डिटेल। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू क्या ये होता है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल बोरोइंग्स ये होता है, टोटल एक्सपेंडिचर। देखो एक तो होता है रेवेन्यू, आपका क्या रेवेन्यू आता है, पैसा क्या आता है, इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, आप खर्च क्या करते हैं। देखो अब टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने किया, ऑब्वियसली खर्चा डेफिसिट तभी ना आपको कमी है, आपने खर्च ज्यादा किया है। कितना ज्यादा किया है? जितना आपने खर्च किया है उसको माइनस हम करेंगे हमारी इनकम क्या है। आपने टोटल एक्सपेंडिचर लिया, उसको माइनस क्या किया आपने, इनकम क्या है, रिसीट आप करोगे ना, लेकिन कौन सा वाला रिसीट, कौन सा वाला रेवेन्यू, कौन सा वाला रिसीट। दो चीजें होगी, एक आपकी इनकम होगी और एक एक्सपेंडिचर होगा, आपकी आमदनी कुछ होगी, आपका खर्चा होगा। अब डेफिसिट है, कमी है, कमी कब होगी, जब हमारा खर्चा ज्यादा होगा। अब हम देखेंगे कितनी कमी है, कितनी कमी होगी, जितना हमने खर्चा किया उसको हम माइनस करेंगे कि हमारी आमदनी क्या है। अब लेकिन यहां पे एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, हमने कितना खर्चा किया है, टोटल एक्सपेंडिचर ये तो हम लेते हैं, लेकिन हमने हमारी आमदनी कितनी है, हमारी इनकम कितनी है, वो हम कैसे देखेंगे? वो हम सारी इनकम ले लेंगे, लेकिन एक्सेप्ट लोन, बोरोइंग्स नहीं, कि हम गवर्नमेंट ये दिखाएगी हमारा तो डिफिसिट ही नहीं है, लेकिन उन्हें लोन लिए होंगे। लोन क्या है? वो तो कर्जा है ना, तो वो तो फिर डिफिसिट को पूरा करने के लिए लेते हैं। तो हम लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, लेकिन इनकम कौन सी लेते हैं? एक तो रेवेन्यू रिसीट वो हो गया, प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट, वो वाला कैपिटल रिसीट जो डेट क्रिएट नहीं करेगा, जो हमारे कर्जा क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि डेट क्रिएटिंग होता है लोन, वो कैपिटल रिसीट में आता है, क्योंकि कैपिटल में वही आता है जो हमारी लायबिलिटी बढ़ाता है। मैंने इन डिटेल आपको 2-3 दिन ये पढ़ाया था जब हमने इंडियन इकोनॉमी में ये टॉपिक पढ़ा था, बजट के बाद हमने पढ़ा था। सो इसका ऑप्शन सी आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा माइनस वो रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, मतलब वो वाली इनकम जो हमारी इनकम है, उस किस इनकम के बगैर, जो हमने लोन लिए ना उनके बगैर। क्योंकि अगर आप लोन लेते हो तो आपका डेफिसिट दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं कमी है, तो लेकिन आप तो वो आर्टिफिशियल दिखा रहे हैं ना। अगर आप लोन तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए फिर, तो इसीलिए हमें फिस्कल डेफिसिट देखते हैं, उसमें हम लोन वाला पैसा नहीं जोड़ते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। Which sector contributes the largest share to India's GDP today? आज की बात ही कर रहा है। पहले अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर था, लेकिन आज की बात अगर हम देखेंगे, आज के जीडीपी में हमारी टुडेज इंडियाज जीडीपी किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? हमारे पास 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। आजकल अगर हम देखेंगे ना, इंडिया की जीडीपी जो है ना, उसमें ज्यादातर किसका कंट्रीब्यूशन है? उसमें सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमारा सर्विस सेक्टर, मैंने आपको बार बार बताया कि एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं करता है।
अभी भी हमारे अराउंड 40 अबो हमारी परसेंटेज जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि सर्विसेज होता है टर्शियरी सेक्टर, इसमें बैंकिंग आएगा, इंश्योरेंस आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, जिसमें हमारे स्किल्ड लोग चाहिए और हाईली क्वालिफाइड लोग चाहिए। तो सर्विसेज सेक्टर हमारी, अभी हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सर्विस सेक्टर से होता है। अभी हमारी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है इंडिया की। सो ऑप्शन सी हियर इज आंसर। द आत्मनिर्भर भारत अभियान प्राइमरीली फोकसेस ऑन, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो सबसे ज्यादा किस पे, मेनली किस पे फोकस करता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस, इंक्रीजिंग फॉरेन एड, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन। किस पे वो, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार इसका बोला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक फ्लैगशिप स्कीम ही उन्होंने चलाई है, वो किसके लिए? वो चलाई है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस। कि हमें जब कोविड में हमने देखा कि कैसे जो ट्रेड लिंक्स है वो बिल्कुल कट ऑफ हो गई, तो ऑब्वियसली हर एक कंट्री को ये लगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री में बनाना चाहिए, ज्यादा डिपेंड बाकियों पे नहीं रहना चाहिए। बट ये इसका मतलब नहीं है कि क्लोज्ड इकोनॉमी हम बोल रहे, नहीं, हम ये भी बोल रहे, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये भी बताया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज को, हमें खुद के लिए भी बनाना है, सेल्फ रिलायंस लेना है और दूसरों को भी देना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब हमें ज्यादा, जैसे हम बहुत ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, उसको कम करना है, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना बहुत पीछे है अभी भी। उसको मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई थी, तो वो भी इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ही लाई गई थी। सो ऑप्शन हियर इज आंसर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आया। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने एक क्विक सेशन किया क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस ही थे। जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चंस अच्छे से नहीं आए तो उसके लिए मैं एक ऑनेस्ट सजेशन ये है कि उसको फिर से इंडियन इकोनॉमी पढ़नी चाहिए। और जो भी हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच, हमारे नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं एसएसबी के, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दिस इकोनॉमी सीरीज विल कंटिन्यू इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर रेस्पॉन्स दिया था और हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इंडियन इकोनॉमी को कंटिन्यू करने की। इसके साथ हम कंप्यूटर एमसीक्यूज भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप आज का सेशन आपको कैसा लगा? जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स आप सब लोग लिखेंगे, तो उससे जो एक इंटरेक्टिव सेशन बनता है ये, एंड मैं मॉनिटर करूंगी, चेक करूंगी हर एक कमेंट और आपके आंसर्स भी देखूंगी। ठीक है, बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।